प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की हमारे अतीत पुस्तक के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इस पाठ के लिए पिछले वीडियो में हमने विस्तृत व्याख्यान किया था। चलिए आइए हम प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? उत्तर सरल भाषा में है और इसके लिए एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो में ही कर दिया था। उत्तर है, अतीत में जो व्यक्ति किसी स्थानीय समाज की संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, उस स्थानीय समाज या गांव के लिए विदेशी होता था। जैसे आज के संदर्भ में हम देखें तो हमारे लिए विदेशी वह व्यक्ति है जो हमारे भारतवर्ष से बाहर का रहने वाला हो। उस समय में विदेशी वह कहलाता था जो हमारी स्थानीय संस्कृति, जो कि एक गांव की भी हो सकती थी या एक से अधिक गांव की भी हो सकती थी, उस संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, उस व्यक्ति को विदेशी मान लिया जाता था। दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें सही या गलत के रूप में उत्तर देना है। क सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख यानी रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। यह उत्तर गलत है, क्योंकि सन 700 के काल के बाद में अनेकानेक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है। उनके बारे में एक धारणा यह भी है कि उन्होंने अपने संरक्षक सुल्तानों, बादशाहों या राजाओं के इन्फ्लुएंस में यानी प्रभाव में आकर इतिहास से थोड़ी छेड़छाड़ भी की है, परंतु उनमें से कुछ इतिहासकारों ने ईमानदारी से भी इतिहास को लिखा है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख़ फिरोजशाही पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वर्तमान के, उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी को अकेला ऐसा ईमानदार इतिहासकार माना है जिसने बिना किसी लाग लपेट के एक ईमानदार इतिहास को लिखा है। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो, जिसने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, उसने भी इतिहास के बारे में अच्छी रोशनी डाली है। ख इस काल यानी 700 से 1750 के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। यह सही है। आइए थोड़ा मराठा साम्राज्य के बारे में भी जानते हैं। सन 1645 में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और यह साम्राज्य सन 1818 तक रहा, जिसका चरमोत्कर्ष 1758 तक रहा, जिसमें लगभग संपूर्ण भारत पर मराठों का ही शासन रहा। यह चरमोत्कर्ष पेशवाओं के समय में रहा था। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़कर बाहर कर दिए जाते थे। यह सही है। यह सही है क्योंकि कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए वन में रहने वाले आदिवासियों, वनवासियों को पीछे हटा दिया जाता था, क्योंकि बस्तियां अधिक साधन संपन्न होती थी, उनके पास हथियार भी होते थे। वे इसीलिए वनवासियों को पीछे धकेलकर उनकी भूमि ले लेते थे। तीसरा, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। यह गलत है, क्योंकि बलबन के समय में शासनकाल वर्तमान के हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के लगभग आधे भाग तक था तथा पाकिस्तान के कुछ हिस्से से लेकर पश्चिम बंगाल तक
रहा। इसीलिए यह कहना कि असम, मणिपुर या कश्मीर बलबन के अधीन था, गलत है। रिक्त स्थान को भरे। अभिलेखागारों में खालिस्तान रखे जाते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पांडुलिपियां व दस्तावेज। यहाँ पर खालिस्तान में हमने पहले ही भर रखा है पांडुलिपियां व दस्तावेज। अर्थात अभिलेखागारों यानी रिकॉर्ड रूम्स में क्या रखा जाता है, तो पांडुलिपियां और दस्तावेज रखे जाते हैं। ख 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो इस खालिस्तान में हम भरेंगे जियाउद्दीन बरनी। ग आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी ये फसलें भारतीय नहीं हैं। ये फसलें इस उपमहाद्वीप में बाहर के देशों से लाई गई हैं। प्रश्न 4, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दे। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, आज उससे आगे बढ़ते हैं। इस काल यानी सन 700 से 1750 के बीच में कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए, जिनमें सबसे बड़ा सिंचाई में परिवर्तन है, क्योंकि उस समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिंचाई ही थी, कृषि कार्य ही था। आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक रहट है। बाईं तरफ देखिए, इस रहट में जो बाल्टियां लगी हुई हैं, ये बाल्टियां पानी से भरकर आती थी और फिर पानी को उड़ेल देती थी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बैल रहट को चलाते थे और ये कुएं में से बाल्टियां पानी लेकर आ रही हैं। कताई में चरखे का प्रयोग। यह पूरी तरह तो ज्ञात नहीं है कि चरखे की शुरुआत कब हुई या चरखे का आविष्कार कब हुआ, पर अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ बताया है। जैसे कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि चरखे का आविष्कार सन 500 या सन 1000 ईस्वी के बीच में हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चरखे का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन से यह ईरान, ईरान से फिर भारत और भारत से चरखा यूरोप में पहुंचा। भारत के संदर्भ में देखें तो सन 1500 में भारत में वस्त्र उद्योग पूरी तरह से विकसित हो चुका था और इसका कारण चरखे का प्रयोग भी है। एक रोचक तथ्य सुनिए, सन 1702 में इंग्लैंड के रिकॉर्ड के अनुसार इंग्लैंड ने भारत से 10,53,725 पाउंड के मूल्य के वस्त्रों का आयात किया था। यह रकम आज के समय के हिसाब से कम हो सकती है, पर सन 1700 में 10 लाख पाउंड से अधिक की राशि का निर्यात भारत से इंग्लैंड को होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हम यह भी कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों से इंग्लैंड भारत की तरफ अधिक आकर्षित हुआ और यहाँ पर आकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग। आग्नेयास्त्र, इसके लिए सबसे पहले बारूद का होना जरूरी है। बारूद की खोज के बारे में भी यह कहा जाता है कि इसका आविष्कार ईसा पूर्व चाइना या चीन में हुआ था, पर उस समय यह अधिक विकसित नहीं था। धीरे धीरे 15वीं शताब्दी में आकर बारूद का प्रयोग बंदूक बनाने में भी होने लगा, बंदूक चलाने के लिए भी होने लगा। इससे युद्ध नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। भारतीय संदर्भ में यह कहा जाता है कि बाबर ने सर्वप्रथम
बारूद का प्रयोग किया था और तोप खाने का इस्तेमाल भी युद्ध में किया था। प्रश्न 5, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। उत्तर है, सबसे पहले राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण। इस काल में विभिन्न राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश द्वारा 905 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाए गए। यह इतना लंबा समय दिखाई जरूर दे रहा है, पर यदि आप खजुराहो के मंदिरों को देखें तो आपको महसूस होगा कि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से इन मंदिरों का निर्माण इतने समय में ही सही हुआ। पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों के सम्मान व महत्व व वृद्धि। राजाओं के दरबार में ब्राह्मणों को और अधिक महत्व मिलने लगा, जैसे मराठा राज्य में पेशवा मराठा साम्राज्य के विस्तार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी भी साबित हुए। पहले ब्राह्मणों का वर्चस्व राजनीति में था। वे उससे पहले धार्मिक कर्मकांडों में रहते थे। राजा को धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताना, उन्हें विचार विमर्श करना, यह उनके कार्य थे। परंतु धीरे धीरे वे युद्ध में भी जाने लगे, जैसे हमने मराठा साम्राज्य का उदाहरण दिया। पेशवा मराठा साम्राज्य में शुरू में मंत्री थे, फिर वे मुख्यमंत्री बने और अंततः पेशवा ने ही मराठा साम्राज्य को संभाल लिया, समस्त बागडोर अपने हाथ में ही ले ली। भक्ति लहर, यह पुजारी या कर्मकांड के स्थान पर सीधे अपने कर्मकांडों के स्थान पर सीधे अपने इष्ट से भक्त की भक्ति पर आधारित थी। अर्थात इसमें सीधे भक्त अपने भगवान या जिन्हें भी वह अपना इष्ट देवता मानता था से सीधे भक्ति भाव से जुड़ता था। वह अलग अलग कर्मकांडों के स्थान पर यह मार्ग अपनाए थे। सबसे पहले इसमें अलवार और नयनार आए, जिनका प्रादुर्भाव सन 800 से माना गया है। इनमें सर्वप्रथम दाएं चित्र में आप सबसे ऊपर आदि शंकराचार्य जी को देख सकते हैं। मध्य में चैतन्य महाप्रभु और बाईं तरफ नामदेव जी दिखाई दे रहे हैं। 12वीं सदी और उसके बाद में विभिन्न संत आए, जैसे आप ऊपर दाईं तरफ देख सकते हैं संत रविदास जी। इन्होंने एक अलग ही भक्ति भाव को अपनाया और कर्म कांडों को तज दिया। मध्य में कबीरदास जी, इन्होंने भी कर्म कांडों के स्थान पर भक्ति भाव पर ही बल दिया, आडंबरों का विरोध किया। और बाईं तरफ हम तुलसीदास जी को देख सकते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसे आप रामायण के नाम से भी जानते हैं।